आपका इसमें जोर एक्सटर्नल फैक्टर पे जाता है। यही डीडी गोस्वामी की बुनियादी क्रिटिसिज्म की है सूर्यराज जायसवाल ने, और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं कि जब इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ उनका मिक्सचर शुरू हुआ आर्यन ट्राइब्स का, उस दौर तक जो आर्यन सोसाइटी थी उसके भीतर उस तरीके का जातिगत विभेद, जो रिजिड लेबर डिवीजन और एंडोगेनी, ये दोनों, इन दोनों का स्रोत वो नहीं मानते, एंडोगेनी का भी और जाति का भी स्रोत डीडी गोस्वामी और आर.एस. शर्मा टू लेसर एक्सटेंट एक हद तक यही मानते हैं कि ट्राइब्स के शामिल होने, विजित होकर हार कर वैदिक कल्चर में शामिल होने की वजह से एंडोगेनी आई, क्योंकि ट्राइब्स जो थे वो रिगरस एंडोगेनी प्रैक्टिस करते थे। ये शब्द थे गोस्वामी के कि वो रिगरस एंडोगेनी प्रैक्टिस करते थे, और इसलिए एंडोगेनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्राइबल इंपोर्ट ट्राइबल सोसाइटी में, और जाति भी एक ट्राइबल इंपोर्ट है। सूर्यराज जायसवाल ने इन दोनों क्लेम्स को कंटेस्ट किया है, और उन्होंने इस चीज के प्रमाण दिए हैं कि एक मेथोडोलॉजिकली ये मार्क्सिस्ट मेथड नहीं है, आप एक्सटर्नल फैक्टर में किसी सामाजिक परिघटना के उदय के कारण तलाश रहे हैं। इसमें मूल कारण यह था कि पहले से वैदिक ब्राह्मणिकल सोसाइटी में भ्रूण रूप में इस तरीके के जातिगत विभेद और सजातीय विवाह की परंपरा के बीज पड़ चुके थे। यही कारण था कि जब वो ट्राइब्स इनकॉर्पोरेट हुई ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, तो वो उसी रूप में हुई जिस रूप में कि वो हुई, वरना वो उसी रूप में क्यों हुई इसको एक्सप्लेन करना एक थोड़ा दिक्कत तलब मसला बन जाएगा। तब आपको और कई ऑल्टरनेटिव्स को पॉसिबल मानना पड़ेगा कि कुछ और भी हो सकता था। ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था वैदिक ब्राह्मणिकल सोसाइटी का, जिसने एंडोगेनी को भी पैदा किया और जाति को भी पैदा किया, और इस रूप में एक्सटर्नल फैक्टर पे यहाँ पर जोर देने वाला पहलू बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि ये हिस्टोरिकल डिटेल, इसको थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लमेटाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कमी होता है। इसके बाद एक जगह आता है गणपति का जिक्र आता है पेज नंबर 4 पे, जिसमें यह आता है कि जो वैश्य और शूद्र पहले पेजेंट उसमें दोनों होते थे। शूद्रों की स्थिति ज्यादा हेलॉट्स की होती थी, लेबरर्स की होती थी, डिपेंडेंट पेजेंट की स्थिति होती थी, और वैश्य जो थे वो फ्री पेजेंट के तौर पे मौजूद थे वहां पर। और उसके बाद ये गणपति का जो शुरुआती एक असल में एक अलग आर्टिकल है आर.एस. शर्मा का भी और सूर्यराज जायसवाल का भी, चेंजिंग नोशंस ऑफ गणपति, और वो गणपति के बदलते नोशंस के पीछे वास्तव में प्रोडक्शन रिलेशंस के बदलने को दिखाया गया है। पहले के दौर में गणपति शब्द जब इस्तेमाल होता है लगभग पाणिनि का वो पीरियड था 200 BC के आसपास, जब गणपति शब्द का जो प्रमाण मिलता है, उस समय वो एक क्लैन जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट का भी काम कर रही थी, एक वंश जो कि एक उत्पादक इकाई का भी काम कर रही थी, उसके हेड के लिए, उसके प्रमुख के लिए गणपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सूर्यराज जायसवाल ने यह भी दिखलाया कि उस दौर में एंडोगेनी अभी प्रेवलेंट नहीं बनी थी ज्यादा, विदर्भ ट्राइबल काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें क्लैन की वधु, जो क्लैन के गणपत्नी जिसको बोला गया गणपत्नी, वो विदर्भ में क्लैन को रिप्रेजेंट करती थी। और उस समय इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उसमें मोनोगेनी भी अभी ठीक से अस्तित्व में नहीं आई थी, और पॉलीएंड्री के भी प्रमाण मिलते हैं। जब और द्रौपदी के इंसिडेंट को इसी तरीके से सूर्यराज जायसवाल वो करती है, जो पांचाली का जो पूरा कंसेप्ट और नोशन पैदा हुआ उसको, लेकिन अभी उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। गणपति के बारे में लिखा है कि गणपति डिड नॉट themselves till the land but got slaves और शूद्रा to till it। इसका पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये थ्रू आउट गणपति के लिए लागू नहीं होती है बात। जिस समय भी वैश्य और शूद्रा के बीच का जो क्लीवेज था वो साफ तौर पे पैदा होता है जब टुवर्ड्स द टर्न ऑफ द सेंचुरी, और इस बात पे आर.एस. शर्मा और सूर्यराज जायसवाल सहमत। जब ये बीसी से हम एडी में जा रहे हैं, उस वक्त ये ट्रांजिशन ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, और उस समय शूद्र और वैश्य के बीच के क्लीवेज बढ़ती है, और यही जिसको सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन का आर.एस. शर्मा ने, जो कि मॉडर्न पीरियड के साथ एक तरीके से थोड़ा कंसाइड करता है, उस दौर में ही ट्रेडर्स भी पैदा हुए, मनी सर्कुलेशन बढ़ा, अर्बन सेंटर्स पैदा हुए, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी, और वैश्यों के बीच में से एक हिस्सा वो ट्रेडिंग को अपने मुख्य रूप में लेता है। यहाँ के साथ गणपति के पूरे कंसेप्ट में एक भारी बदलाव आता है। तो ये भी मुझे लगता है कि इस चीज जो ये क्योंकि कोट है, के साथ ही ऐसे दास ने नहीं लिखा, ये कोट है उनकी किताब से, अनुराधा गांधी की किताब से, तो ये भी मतलब एक इनएक्यूरेसी है उसके, क्योंकि इसलिए मैंने इनएक्यूरेसी की तरफ निगाह
खींचना चाह रहा हूँ साथियों की, कि ये एक खास नैरेटिव है हिस्ट्री का जो कोसांबी और आर एस शर्मा के पीरियड तक डोमिनेट करता है, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर और आर एस शर्मा के पूरे हिस्टोरियोग्राफी की ये प्रॉब्लम थी। जो फ्यूडलिज्म डिबेट थी उसमें भी फ्यूडल राइज और फ्यूडल डिक्लाइन में अर्बन सेंटर्स और कमर्शियल सेंटर्स का कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है तो फ्यूडलिज्म उस समय नहीं रहता है, और जब वो घटती है तो फ्यूडलिज्म पैदा होता है, लोकलाइजेशन होता है, इकोनॉमी का डिमोनेटाइजेशन होता है, मुद्रा का इस्तेमाल खत्म होता है। ये पुरानी पिरेनियन थीसिस है, हेनरी पिरेन की लिबरल कॉमर्स थियरी है, जिसका मार्क्सवादी सिर्फ इन पर नहीं बहुत लोगों पर प्रभाव है, पॉल स्वीजी पर प्रभाव है, आर एस शर्मा पर प्रभाव है, और जितने भी लेफ्ट कीनसियंस हैं उन सब पे पिरेनियन थीसिस का प्रभाव है। तो ये वो वाला नैरेटिव फॉलो करता है। अनुराधा गांधी का जो मुझे जो लगा, क्योंकि मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम्स के आधार पर अपने कुछ ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ, मैं आगे पढ़ूंगा और उसको, लेकिन अभी जितना इनसे उभर के आ रही है जो मैं कह रहा था वो इस पेज पे 5 नंबर की ट्राइबल एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड बाय ब्राह्मण, पैराग्राफ 4th पैराग्राफ। इसमें ये बात फैक्चुअली सही नहीं है। एंडोगेमी का ओरिजिन खो गया था मेरी इकोनॉमिकल सोसाइटी में, ट्राइब्स को इसीलिए वो एंडोगेमस बन गए। ब्रूस लिंकन ने इस बात का प्रमाण दिया है कि ट्राइब्स बहुत रिगरस एंडोगेमी प्रैक्टिस नहीं करते थे। सजातीय विवाह एकदम कोई रिगरस एंडोगेमी ये ट्राइबल प्रैक्टिस हो ऐसा नहीं है, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ मतलब इतिहास से जुड़े हुए कुछ सवाल थे, और यहाँ पे आके वो चीज अपने पूरे उस पे आ जाती है जिसमें पूरे कास्ट क्वेश्चन को फ्यूडलिज्म के साथ जोड़ दिया गया है। उसमें फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि कास्ट सिस्टम अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ कैसे जाहिर तौर पर उसका जिक्र आया। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के राइज से पहले कास्ट सिस्टम के भीतर जो चीजें चल रही थी उसका एवोल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा था उसका जिक्र आया है, लेकिन जहां पर क्रक्स ऑफ द मैटर है वो जाके इस तरीके से अंत में कंक्लूड होता है कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के कंसोलिडेट होने के साथ कास्ट सिस्टम मतलब अपने फुल ग्लोरी में मतलब आया, और इसलिए कास्ट क्वेश्चन के रेजोल्यूशन के सवाल को सीधे डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के सवाल के साथ जाके जोड़ दिया जाता है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा ये पेज नंबर 6 है, लास्ट 2 पैराग्राफ, और उसके पहले एक कोट है जिसमें ये पूरी बात आई है, जिसमें फ्यूडलिज्म के साथ वो कुछ उसका ऑर्गेनिक लिंक बन गया है कास्ट सिस्टम का। अच्छा, जाति शब्द के उसपे और एक जगह शूद्र के अनटचेबिलिटी के राइट के बारे में भी मुझे लगता है ये हिस्टोरिकल डिटेल चेक किया जाना चाहिए। एक तो वो निराश्रित और आश्रित शब्द नहीं है, निर्वासित और अनिर्वासित है शब्द। पहली बार निरुक्त इसमें आया था प्री पाणिनी एक डॉक्यूमेंट है, प्री पाणिनी पीरियड का 200 BC के पहले का। वो निर्वासित और अनिर्वासित है। हो सकता है ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, मैं श्योर नहीं ये किताब में भी ऐसा ही है अनुराधा गांधी की, लेकिन अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब अगर यही शब्द इस्तेमाल किए तो ये शब्द नहीं है। जो सत और असत शूद्र बाद में जाकर गोल्लाल कम्युनिटी आदि द्रविड़ के लिए जो इस्तेमाल किया गया, गोल्लाल सत शूद्र है और आदि द्रविड़ असत शूद्र है, उसका मूल ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में इसी प्री पाणिनी टेक्स्ट में है, निरुक्ता जिसका नाम है। तो हाँ, एक जगह ये भी आया कि जजमानी और बलूतेदारी सिस्टम को एक लाइन में वो कर दिया गया फ्यूडल। इसमें फर्क किया इरफान हबीब ने। जैसे जजमानी का बेस था डेमियोलॉजिकल लेबर जिसको बोला, मतलब वेबर ने जो बोला था दैवीय श्रम, और उसमें जजमानी के कवरेज एरिया में ब्राह्मण सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आता है और उसका यजमान डोमिनेंट कास्ट होती थी। इसी के प्रमाण थ्रू आउट मिलते हैं। बलूतेदारी में जो ग्राम सेवक थे, बाकी सारे वो सिर्फ उसके लिए वो एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप था बलूतेदारी में। तो वो भी एकदम एक उसमें मुझे नहीं लगता है कि जो विलेज स्ट्रक्चर में दो अलग अलग प्रोडक्शन रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो अलग अलग कास्ट पावर रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलूतेदारी सिस्टम और जजमानी सिस्टम। अयागरी सिस्टम के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में ठीक से उतनी जानकारी नहीं है। ये भी मुझे एक जगह लगता है कि थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम के साथ पूरा ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं किया ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने उसको और ज्यादा अश्मीभूतिकरण किया, क्योंकि पहली बार उसको गवर्नमेंटल कैटेगरी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इस चीज के साथ सीधे हुआ और स्टेट कैटेगरीज में राज्य की श्रेणियों में इसको परिभाषाबद्ध किया गया। जातियों को अलग काउंट करना, कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, और इसके जरिए उसने उस पूरे ब्राह्मणीय जो डोमिनेशन था उसको एक बिखरी हुई फेनोमेनन के बजाय उसको एक सिस्टमेटिक फेनोमेनन बनाया।
कास्ट क्लेम्स पैदा हुए, नीचे के लोग ऊपर के, जो ऐसी जातियां थी जो रिचुअलिस्टिकली नीचे थी, कर्मकांडी या धार्मिक तौर पर नीचे थी पदानुक्रम में, लेकिन उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ गई थी। उन्होंने क्लेम्स भेजे थे। रिजले ने पहली बार जब कास्ट डिस्कस किया था तो उनके पास क्लेम्स के लेटर्स आते थे कास्ट कम्युनिटी से, जो जातिगत समुदाय थे, कि हमारा ये स्टेटस नहीं, हमारा ये स्टेटस। और उन क्लेम्स को कई बार उसी तरीके से क्लासिफाई किया जाता था जितना जिस कास्ट के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिसोर्स पे एक्सेस होता था, राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर जितनी पहुंच होती थी। तो कुछ चेंजेस तो आए, मतलब इसको एडमिट निकोलस डर्स जैसी बात नहीं की जा सकती कि कास्ट किसी ने पैदा किया, ये एकदम दूसरा छोर है, कंस्ट्रक्ट बता देते हैं, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट उसको बता देते हैं कास्ट सिस्टम को। लेकिन कॉलोनियल स्टेट ने उस डोमिनेशन को और ज्यादा ऑसिफाई किया और उस पूरे स्ट्रक्चर को, उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको स्टेट के कैटेगराइजेशन, एथनोग्राफिक कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण, जो एथनोग्राफिक निर्जातीय श्रेणीकरण के जरिए राज्य सत्ता ने उसको एक तरीके से ऑसिफाई किया। और दूसरा एक जगह ये बात आती है, मैं इस तरह की छोटी छोटी कई चीजें हैं, लेकिन मतलब जो मूल सवाल मैं उठाना चाह रहा था वो ये था, जिसके मैं अपनी बात इस मुद्दे का खत्म करना चाहूंगा कि जैसे जो मिडिल क्लास, जो अपवर्ड मोबाइल मिडिल क्लास, जो आज भारत की रूरल बुर्जुआजी का एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो धनी काश्तकारों का वर्ग है जिसका जिक्र सुखविंदर ने किया, जब रियल फ्यूडल लॉर्ड नहीं मिलता है, जो भी साथी एनडीआर की इसको मानते हैं, सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल मानते हैं, जब कोई रियल फ्यूडल लॉर्ड नहीं मिलता है तो वो नेम नोमेनक्लेचर बदल देते हैं। और ये जो एक कैपिटलिस्ट फार्मर या टेनेंट है और कुलर, और जैसे उनको ज्यादा डोमिनेट बताया गया, वैसे जहां तक हमारी स्टडीज और जानकारी है, जो ज्यादा डोमिनेट हिस्सा वो पुराने वाले नहीं रह गए हैं, जो कि उच्च जातियों से ज्यादा डोमिनेट हिस्सा ज्यादातर हिस्सों में ये जो नया कैपिटलिस्ट पेजेंट्री पैदा हुई है वो ज्यादा डोमिनेट है। दूसरा, आप जिसको फ्यूडल बोल रहे हैं उसको यहाँ बता रहा है, जैसे मार्क्स ने कहा कि फ्यूडल प्रोडक्शन रिलेशंस का एसेंस फ्यूडल रेंट में, फ्यूडल रेंट को उन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि स्टेट और पेजेंट्री के बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है, एक ऐसा मध्यस्थ होता है जो डी फैक्टो स्टेट होता है और जिसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स होती है। तो एक तरीके से पार्सलाइज्ड स्टेट है। ऐसा कहां है भारत में? अब जो कास्ट डोमिनेशन की वजह से जो चीजें होती हैं, बाबूजी सलाम करके चलना पड़ता है, उनका जिक्र नहीं किया है। ये ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत पर्टिकुलर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कैटेगरी है, तो इसलिए उसको उसके साथ नहीं मिक्स कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, इस बारे में मैं समझना चाहूंगा कि उसको कैसे आप फ्यूडल रिलेशन बोल सकते हैं, जो इस तरह आप जिस उसको फ्यूडल क्लास की तरह, फ्यूडल रेंट कहां है, पेजेंट्री और स्टेट के बीच अब टेनेंसी का सवाल आता है। तो टेनेंसी, क्योंकि ज्यादातर लॉजिक अंत में जाकर दिखता है, जो एनडीआर का लॉजिक है कि टेनेंसी फॉर्म्स जो है वो जो है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहे। लेनिन ने टू टैक्टिक्स में मतलब लिखा था, उसमें भी लिखा था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया में, कि टेनेंसी फॉर्म्स चाहे कितने भी वैविध्यपूर्ण किसी देश में मौजूद हो, वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के सामने कुछ फौरी बैरियर पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस तरह जो टेनेंसी फॉर्म्स मौजूद हैं वो किसी रूप में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के सामने कोई बाधा नहीं पैदा कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर में जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसके सामने कोई बाधा नहीं। ये कैपिटलिस्ट टेंडेंसी है, जो रेंट है वो कैपिटलिस्ट ग्राउंड रेंट है, जो फ्यूडल प्रोडक्शन रिलेशंस का एसेंस है, इन द मेन वो अब नहीं है, जो हम लोग को समझ में आता है। इसलिए इसको भूमि के सवाल से जोड़ देने से कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम की भी पूरी हिस्टोरिसिटी को नहीं समझा जा सकता है, उसकी ऐतिहासिकता को कहीं कहीं इससे ज्यादा जोर पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा इसको पूरी तरह से मेंशन नहीं किया है, लेकिन फ्यूडलिज्म के साथ कास्ट सिस्टम को ट्विन फेनोमेनन के तौर पे पेश कर दिया गया, फेनोमेना के तौर पे। ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके पीछे एक पॉलिटिकल जजमेंट जो पहले से मौजूद है उनकी राइटिंग में, वो काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगा जितने एग्जॉर्ट मैंने पढ़े। तो इस सवाल पे मुझे लगता है साथी बात रखेंगे। और कुछ बस छोटी सी बात थी जो साथी लालटू ने जो बातें रखी वो ठीक बातें रखी उन्होंने, और कई चीजों से सहमत भी उन बातों से। लेकिन जैसे उसमें कई चीजें आई जो एक स्वीप में कुछ दिक्कत समझ वो बात कह गए। जैसे एक ये बात है कि दलित रचनाकारों के लेखन में ललित लेखन नहीं ढूंढना चाहिए, और वो कुछ बहुत ही एस्थेटिक हो या वो नहीं ढूंढना चाहिए। और इसको वो जाकर जोड़ते हैं कि जो दलित आबादी है उसकी पैथोलॉजी, अरे ये पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ये भी एक किस्म का मुझे लगता है सवर्णवादी दृष्टिकोण है। बेनेवलेंट सवर्ण मार्क्सवाद जो है वो कह रहा है कि नहीं आने दो जिस तरीके से आ रहा है, उसके साथ क्रिटिकल एंगेजमेंट मत करो,
वो जैसे आ रहा है उसको आने दो, और इस चीज को प्रॉब्लमेटाइज न किया जाए, इसको एक समस्या के रूप में इसके ऊपर कोई सवाल न खड़ा किया जाए, और इस चीज को समझा जाए कि उत्पीड़ित उसकी मानसिकता क्या है, मनोविज्ञान क्या है। मुझे लगता है कि ऐसा साइको एनालिटिक विश्लेषण दलितों के प्रतिरोध का, जो कि एक नायकत्वपूर्ण प्रतिरोध रहा है, उस प्रतिरोध के साथ बहुत नाइंसाफी और एक तरीके से उसका अपमान करना है। इसको पूरे दलित मूवमेंट को एक पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट बना देने से, और यहाँ पर उस चीज को आप समझ सकते हैं कि वो स्पिवाक और होमी भाभा के कंट्रीब्यूशन को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि वो यही करते हैं, वो एक पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट को का निर्माण करते हैं। हालांकि उसका भाषा और जुमला जिसकी बार बार आ रही थी, रेटरिक मुहावरा, जिस मुहावरे में वो करते हैं बहुत रेडिकल दिखता है, लेकिन वास्तव में उस रेडिकलिटी के पीछे यही एक पैथोलॉजिकल अधीनस्थ वर्ग का निर्माण, इसकी पैथोलॉजी है। देखिए आने जिसकी दिमागी प्रॉब्लम है, इतने समय से इसने जो उत्पीड़न झेला, उसकी वजह से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। इसलिए दलित लेखन में दलित तत्व न ढूंढे जाए, सौंदर्यात्मकता न ढूंढी जाए, ये दया भाव से चीजें नहीं बनती, और इस तरह का दया भाव न तो दलित पर्सपेक्टिव से लिखे जा रहे साहित्य के लिए भी भयंकर है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके भावी विकास को नुकसान पहुंचाएगा। अब एक बात और उनकी कि ज्ञान की दमनात्मकता, ज्ञान ये एकदम पूरा फूकोल्डियन लॉजिक है, फूको का एकदम ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड ये लॉजिक है कि ज्ञान का एक ऑपरेसिव कैरेक्टर होता है, और जब भी आप जनरलाइज करते हैं, जो एक जिक्र उन्होंने किया कि सर्वे किया जाता है तो अवलोकन किया जाता है, अवलोकन करके आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, फिर जनरलाइजेशन किया जाता है, उस जनरलाइजेशन में पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो अलग अलग विशिष्ट अस्मिताएं हैं उनके साथ आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रखते हैं, उनकी वॉइस जो है वो बढ़ जाती है। ये जो सबाल्टर्न आइडेंटिटीज है, फ्रैगमेंट्स है, उनकी आवाज को आप ऑपरेस कर देते हैं। और इस बात को साथी ऐसी बात में शुरू में बहुत अच्छी तरीके से रखा है कि किस तरीके से इस समय फैशनेबल अकेडमिया में ये काम हो रहा है। पहले पैराग्राफ में जो बात है, ये पढ़ने लायक पैराग्राफ, कि किस तरीके से इसको किया जाता है कि ये ज्ञान का, इसी से वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया जो है किसी एकमेव सत्य तक नहीं पहुंचती। ये बात तो सही है, बहुत तरह के सत्य होते हैं, लेकिन आप अपने वर्ग अवस्थिति से ये तय करते हैं कि आप किस सत्य के साथ हैं, और इसमें से वर्ग अवस्थिति की बात हटा दिया जाए तो ये सिंपल रिलेटिविज्म, सापेक्षतावाद एकदम क्लियर है कि सब कुछ सापेक्ष है, और सब कुछ सापेक्ष हो जाता है तो शोषण सापेक्ष हो जाता है, दमन सापेक्ष हो जाता है, सब कुछ और भाषा की कैद में आ जाता है ना। भूख भाषा है, शोषण भाषा है, दमन भाषा है, सब कुछ भाषा के इस प्रिज्म में कैद होकर सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो ये ज्ञान के प्रति भी मुझे लगता है ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है, हर तरह का मतलब विज्ञान जिस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करता है, उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो ये ऑब्जेक्ट ये कांटियन मतलब कांटवादी वो अज्ञेयवाद है कि कोई रियलिटी नहीं है, हर रियलिटी के अलग अलग बोध और सभी बोध सही, किसी किस्म का भी सामान्यीकरण दमन का, यही पूरा उत्तर आधुनिक आर्ग्यूमेंट। और ये आपको प्योर रिलेटिविज्म की ये यहां तक ले जाता है कि हर कोई अपनी जगह पे सही, हिटलर भी अपनी जगह पे सही, उसकी भी एक पैथोलॉजी थी ना, हिटलर जो यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा उसने की, उसके पीछे एक पैथोलॉजी इन्वॉल्व कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौटा हुआ वुंडेड घायल सोल्जर, उसने देखा कि, और ये बात सच है कि यहूदियों का बड़ा हिस्सा वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज में लगा हुआ था, करप्शन में लगा हुआ था, लेकिन उसके यहूदी एडमी नहीं बचा। इस तरीके से वो अगर उसका प्योराइजेशन करेंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी। तो लेकिन ये जो पैथोलॉजिकल, हर किसी की पैथोलॉजी उस तरीके से ढूंढी जा सकती है कोई ना कोई, कि उसका ये जो ट्रॉमा से निकल के चीजें आ रही है, और ट्रॉमा को समझा जाए, लेकिन उस ट्रॉमा से जो निकल के हम तो कहेंगे कि इस बौखलाहट को समझने का काम अब हमारा नहीं है, इस बौखलाहट को समझने का काम अब जो दलित मूवमेंट से निकले हुए इंटेलेक्चुअल है उनको समझना चाहिए। तब तक बौखलाहट नहीं रहेंगे, उससे आगे ये पूछिए ना कि दलित मुक्ति का सही रास्ता क्या है। जब बौखलाहट में रहेंगे, हम भी कहेंगे कि आपकी बौखलाहट बड़ी सुंदर है, वो भी कहेंगे हमारी बौखलाहट बड़ी सुंदर है, और बौखलाहट पे ही बात खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ये बौखलाहट से बाहर आने का वक्त उनके लिए है और सोचने के लिए है कि दलित मुक्ति का सही रास्ता क्या है। और अम्बेडकर की जिस चीज से हम क्रिटिक कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति का अपमान कर, जैसे किसी ने उधर बोला कि भैया बहुत ज्यादा उधर से आवाज है, जब सुखविंदर ने कहा कि बंदूक करके कोई थोड़ी उनसे कह रहा था कि संविधान लिखो, जब उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी अनिच्छा से मैंने बहुत सारे क्लॉजेस लिखे संविधान में, तो ये मजाक नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल क्रिटिक, इसमें हर्ट होने की बात नहीं।
ये पॉलिटिकल क्रिटिक और पॉलिटिकल क्रिटिक को पॉलिटिकल क्रिटिक के तौर पर ही लिया जाता है। तो इसलिए इस तरह के हम कोई पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं मानते हैं दलित उत्पीड़ित आबादी को, हम उनको अपना कॉमरेड्स मानते हैं अपने संघर्ष में, उनकी मुक्ति के संघर्ष में, सभारा वर्ग की मुक्ति के संघर्ष में और समस्त मानवता के संघर्ष में। उनको पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना एक खास किस्म का कुलीनवाद जो कि मध्यवर्गीय वामपंथी इंटेलिजेंसिया में पैदा हुआ, जो कि खास तौर पे काफी प्रभावित होती है इस तरह की सारी विचारसरणियों से, जो उत्तर आधुनिक उत्तर औपनिवेशिक विचारसरणियां हैं उससे प्रभावित होती है। तो इस तरह से पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट का निर्माण करने से तो दलित मुक्ति का कहीं रास्ता निकल पाएगा, हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से बात किसी मकाम तक पहुंचेगी। बस इतनी बात। साथियों, बस एक इस सत्र के इस भाग के अंतिम वक्ता के तौर पे मैं अगर वो बोलना चाहें तो साथी शब्दीश को आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। वो है नहीं शायद, तो अब हम इसके बाकी जो इस सत्र में 2 पर्चे प्रस्तुत किए जाने हैं और उन पर बातचीत होगी, तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि वो पर्चे वितरित कर दें। और सबसे पहले मैं आपने आगे बहुत कम से कम टाइम लगाने की कोशिश करूंगा। मार्क्सवाद से जो चीजें हम सीख पाए उन्हीं के हिसाब से बात करने की कोशिश भी करूंगा। मौलिक इसमें शायद कुछ भी नहीं है, मौलिक शायद कुछ होता भी नहीं है। हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं, उसी के बारे में कुछ बातें करते हैं तो मौलिक लगने लगती है। प्रोलेटारी जब लीड करेगा, क्रांति होगी, खुद मुक्त होगा तो कई लोगों को अपने साथ मुक्त करवा सकता है। ये हमारी सबसे सीखने वाली और बड़ी मान्यता है। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। इवन कब होगा इसके बारे में भी शायद बहुत बड़ी बहस करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब सत्ताधारी लोग अपने सभी तरीके सत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और दूसरी तरफ जनता अपनी बर्दाश्त की सभी हदें पार कर जाएगी, उन हालात को हम क्रांतिकारी हालात कह सकते हैं। भारत में कभी ये हालात आए हो, कम से कम जितना मैं जान पाया, शायद हिस्ट्री की शाही हमें गवाही नहीं देती। हालांकि यहाँ बात हुई कि हमें बहुत मौके मिले इंकलाब करने के, हम कर नहीं पाए, कब मिले, कैसे मिले, यह अपने आप में बहस का मुद्दा। मैं इस मुद्दे पर बाद में थोड़ी बात करूंगा। सबसे पहले मैं सड़कों में मुद्दे पर ही बात करनी चाहूंगा। हमने बार बार एक बात करने की कोशिश की कि अम्बेडकर के चिंतन में ये समस्या है। कुछ हमने समझने की कोशिश भी की कि उस चिंतन में ये समस्या क्यों रही। सबसे बड़ी समस्या उसमें यह रही कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनके मन में कितना विद्रोह था कि उन्हें बस्तीवाद की साजिश समझ नहीं आ पाई। जेम्स मिल के हिस्ट्री बनाने के तरीके से अकेले अमेरिका ही नहीं, शायद थोड़े बहुत फर्क से हम लोग भी किसी न किसी हद तक प्रभावित रहे। हमारे लोग भी
हिंदू काल, मुगल काल, जब मुस्लिम काल और ब्रिटिश इंडिया कहने से संकोच हम भी नहीं करते, और ये उन्हीं के बनाए हुए मसले हैं। इसमें बुद्ध काल कभी आता ही नहीं, क्यों नहीं आता है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जो बेशक दस्तावेज मान लिया गया, जिसे मैनिफेस्टो के बराबर खड़ा करने की कोशिश भी की गई, आज से 17 साल पहले इसी बात को लेकर मैंने नया जमाना में एक लेख लिखा था, उस पर काफी लंबी चौड़ी बहस भी हुई। तब मधु ने और किसी और दोस्त ने यही बात की। पहले ने कहा कि वो जाति का सत्यानाश बिल्कुल मैनिफेस्टो के बराबर की रचना है, तो दूसरे ने कहा, शायद मधु ने, तो वो उससे भी ऊंची किताब है। तो इसी रिएक्शन में मैंने वो लेख लिखा, इसी पुस्तक के हवाले से। तो मेरी मूल मान्यता ये थी कि अम्बेडकर बेसिक क्वेश्चन पर जब आते हैं तो उनके लिए सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर का मामला है। जाति को छोड़कर अंतरजातीय शादी हो जाए उनके लिए बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा उनके हिसाब से ये हल है। कांग्रेस के साथ उनको सबसे बड़ी तब तक ये थी राजनीतिक हवाले से बात करनी हो, तो वो राजनीति की बात करते, हम शोषण और सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। ये अम्बेडकर का मेन नुकता था। हमें जो सीखने की या समझने की जरूरत है वो ये है कि कोई भी आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन अपने आप में कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन भी रहता है, और हर सामाजिक आंदोलन किसी न किसी पॉलिटिक्स के अधीन भी रहता है। और अम्बेडकर के आंदोलन को हम किस पॉलिटिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। हम उसे मूर्खता कहकर अपनी बात खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हम अजीब किस्म के किसी नए विवाद को, नई किस्म के विवाद को सत्ता जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे। हमें ये जरूर समझना होगा कि अम्बेडकर की जो पीड़ा थी वो सच्ची थी, जो हजारों सालों से दलित लोगों के साथ हुआ, वो पीड़ा बिल्कुल सच्ची थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पीड़ा से कोई ऐसा दर्शन बन सकता है जिसे मुक्ति का दर्शन कहा जा सकता है? शायद पीड़ा से मुक्ति का दर्शन नहीं बन सकता। मुक्ति का दर्शन तभी समझा बन सकता है जब हम उस पीड़ा को किसी साइंटिफिक तरीके से समझ पाए और उस पीड़ा के उन्मूलन के लिए वो साइंटिफिक वे और तरीका ढूंढ पाए, तभी कोई दर्शन बनता है। अम्बेडकर के पास वो दर्शन नहीं बन सका, ये बात हम समझ सकते हैं, और बन सकता भी नहीं था, ये बात भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो सोचने का बुनियादी तरीका था वो हिस्ट्री के वैज्ञानिक विश्लेषण पर नहीं था। उनका तरीका बिल्कुल भावनाओं के को केंद्र में रखता था, और उन भावनाओं के बारे में जो बस्तीवादी चिंतन उन्हें मिला था, जिसकी बहुत लंबी बात अभिनव ने भी की, उससे पहले जो हमारे साथी आंध्रा के आए उन्होंने भी की। बात तो बड़ी सिंपल सी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि अम्बेडकर के चिंतन में सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है वो दैवी का चिंतन है। तो हम उसके 1 घंटा इसी बात पर लगा दिया कि उसके चिंतन में क्या गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने कोई बिल्कुल गलत नहीं कहा था, उन्होंने भी एक सदन में जो बात कही, अभी तक को 1 घंटा लगाना पड़ा उसी बात को लेकर। बात बिल्कुल ऊपर ही कही गई। हाँ, शायद हम इस संकट के भी शिकार है कि जो कोई बात जब उठी है तुरंत उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, तो शायद हमारी बात बहुत पसड़ जाएगी। तब तक शायद दर्शक बिल्कुल उन्हीं के ढंग से सोचने लगेगा जो पहले कहेंगे। ये हमारे लिए इस ढंग से भी सेमिनार को डिजाइन करना शायद खतरे से खाली नहीं है। लगातार इसके हिसाब से